हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर उसकी लिमिटेशंस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। उसमें फर्स्ट लिमिटेशन है एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम। लाइक इन कीटोइनॉल टॉटोमर्स के अंदर जैसे इक्विलिब्रियम आता है, अगर इस तरह एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स के बीच अगर इक्विलिब्रियम आता है तो वहाँ पर लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ जो है वो ओबे नहीं होगा। देन अगर आप जो कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, जो सैंपल सॉल्यूशन है वो फ्लोरोसेंट है, फ्लोरोसेंट कलर, यू नो दैट, अगर वैसा अगर आपका कंपाउंड है तो वहाँ भी ये लॉ जो है ओबे नहीं होगा। तीसरा देखें तो जैसे आप सैंपल सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो और जो सॉल्यूट है, उन दोनों के बीच अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो भी ये जो लॉ है ओबे नहीं होगा। तो ये तीन लिमिटेशंस थी बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं लिमिटेशन ऑफ बियर्स लॉ। अभी बियर्स लॉ की लिमिटेशन की बात आती है तो बियर्स लॉ के अंदर आपको ध्यान होगा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है नया आया था। तो अगर आपका सॉल्यूशन जो है डाइल्यूटेड है पर उसकी डाइल्यूशन जो है कितनी होनी चाहिए, तो डाइल्यूशन 0.01 मोलर जितनी कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का आपका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको जो है एरर आएगा और रिजल्ट जो है आपको प्रॉपर नहीं मिलता वहाँ पे। तो इसलिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे लिमिटेशन हो गया। सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो आपका जो सॉल्यूशन है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब आप जिसके आर पार देख सको वैसा सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, प्रेसिपिटेट वाला सॉल्यूशन होता है, तो आप वैसा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वैसा सॉल्यूशन लिया है आपने, कॉलोइडल है या प्रेसिपिटेट्स वाला, तो उसके अंदर से जब रेडिएशन पास होगा तो क्या होगा कि वो प्रेसिपिटेट की साइज़ और कॉलोइडल पार्टिकल्स की साइज़ सॉल्यूबल पार्टिकल्स से बड़ी होती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होगा और लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी और कुछ भी ट्रांसमिटेड रेडिएशन आपको नहीं मिल पाता। तो इस वजह से सॉल्यूशन शुड बी ट्रांसपेरेंट। फिर लाइट की बात करें तो लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ या फिर कोई फिक्स्ड वेवलेंथ जो है होती है, वो रेडिएशन की लाइट हमको यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड लिमिटेशन हो गई। उसके बाद जो लाइट जो है, जैसे कि अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरा हमारा सैंपल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो जो रेडिएशन आ रहा है वो रेडिएशन सिर्फ सॉल्यूट ही एब्जॉर्ब करे, सॉल्वेंट कुछ भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करना चाहिए नहीं। ठीक है, फिर नो चेंज इन कलर, मतलब जैसे आपका सॉल्यूशन का कलर स्टार्टिंग में ऑरेंज कलर था और कुछ वक्त के बाद उसका कलर चेंज होकर के लाइट येलो हो गया है, मतलब ये कलर चेंज हो रहा है, तो इस तरह का कलर चेंज भी नहीं होना चाहिए। फिर नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन रिएक्शन, मतलब जो भी आपका यहाँ पे जैसे ए और बी यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट के या जो भी रहते हैं, तो अगर वो एक दूसरे के पास आकर के यहाँ पे ए बी बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन कैसा हुआ, एसोसिएशन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। और ऐसा भी हो सकता है कि ए बी जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होकर के ए और बी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह का एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस थी बियर्स लॉ की। ठीक है, अभी लिमिटेशंस के बाद हम चलते हैं डेविएशन की तरफ। तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ की जो है यहाँ पे डेविएशन जो है कौन सी आती है, तो ऐसा होता है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन, जो आप सैंपल सॉल्यूशन ले रहे हो, वो लैम्बर्ट बियर्स लॉ अगर फॉलो करता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, डेविएशन यहाँ पे, तो अगर हम एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो सपोज आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिला, दूसरा यहाँ, इस तरह से 5 पॉइंट्स मिले और आप यहाँ पे जो है ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको
तो ये ग्राफ जो है 0 में से यहाँ से पास हो रहा है, तो ये क्या है, लीनियर ग्राफ आपको मिल रहा है। इसका मतलब आपका सैंपल सॉल्यूशन जो है वो लैम्बर्ट-बियर्स लॉ फॉलो करता है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ यहाँ पे डेविएशन आने की वजह से ये जो ग्राफ जो है इसमें डेविएशन आइदर जो आपका एक्सपेक्टेड, जैसे कि ये 5th नंबर का जो सपोज आपका रीडिंग आया है, जो पॉइंट है वो पॉसिबल है कि डेविएट हो सकता है कि जितना एब्जॉर्बेंस आना चाहिए था उससे आपको ज़्यादा एब्जॉर्बेंस मिला। तो अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस मिल रहा है एक्सपेक्टेड एब्जॉर्बेंस से, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड एब्जॉर्बेंस से ज़्यादा मिला उसको पॉजिटिव यहाँ पे हम बोलेंगे डेविएशन, और अगर जितना यहाँ पे हमको मिलना चाहिए था उससे अगर हमको कम मिल रहा है एब्जॉर्बेंस, तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव डेविएशन। तो ये दो टाइप के डेविएशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये डेविएशन क्यों आए, इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे दो रीजंस इसके दिए गए कि एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, डेविएशन हो सकता है, और दूसरा जो है केमिकल डेविएशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एंड केमिकल डेविएशन। तो अभी इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन के अंदर क्या क्या होता है और केमिकल डेविएशन के अंदर क्या होता है, तो हम उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्राफ में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन किस तरह से आता है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन देखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन के अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट रहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट का बिखरना, यानी कि जो रेडिएशन जो आ रहा है वहां से अगर लाइट स्कैटर्ड हो रही है तो उसकी वजह से आपको डेविएशन मिलेगा रिजल्ट में, तो वो इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन हुआ। फिर सेकंड, जो आपका डिटेक्टर यूज कर रहे हो आप, जो भी सेंसिटिविटी ऑफ डिटेक्टर, सेंसिटिविटी ऑफ डिटेक्टर, तो डिटेक्टर की सेंसिटिविटी सपोज टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे आपने स्टार्टिंग में जो रीडिंग लिया था और वही सैंपल सॉल्यूशन का आप कुछ टाइम बाद ले रहे हो, सेम कॉन्सेंट्रेशन, और आपका रिजल्ट जो है अलग आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो डिटेक्टर की सेंसिटिविटी है वो इफेक्ट कर रही है, मतलब कि उसमें चेंजेस आ रहा है। तो ये डेविएशन का एक यहाँ पे रीज़न हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट रहेगा उसके अंदर आता है कि जो वेवलेंथ मेजरिंग स्केल, अगर वो एक्यूरेट ना हो, एक्यूरेट मेजरिंग स्केल अगर ना हो, तो भी यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन आता है। देन आफ्टर फ्लक्चुएशन इन करंट, ठीक है, करंट में फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि करंट आप जो है यहाँ पे पास हो रहा है 15 एम्पीयर, ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद चेंजेस हुआ और 15 की जगह वहाँ पे हो रहा है 20, फिर वापस चेंज हो जा रहा है और फिर वापस 25 और फिर वापस चेंज होकर के 15 हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका करंट आ रहा है वो चेंज होता जा रहा है, तो मतलब करंट में क्या आ रहा है, फ्लक्चुएशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर यहाँ पे नॉन मोनोक्रोमेटिक अगर रेडिएशन आ रहा है, डिटेक्टर के पास नॉन मोनोक्रोमेटिक अगर रेडिएशन जाता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो है कम होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन आता है, क्योंकि सब कुछ जो आपका नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की वजह से सारा का सारा रेडिएशन एक साथ जाएगा सैंपल में, उसमें से कुछ ही जो पर्टिकुलर उसकी वेवलेंथ होगी वहीं पे एब्जॉर्ब करेगा सैंपल, और बाकी का रेडिएशन एज इट इज़ जो है पूरा डिटेक्टर में जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन आती है। और लास्ट वन जो रहता है ओरिएंटेशन
प्रिज्म, अगर आप जो प्रिज्म मतलब डिस्पर्सन जो मीडियम यूज कर रहे हो उसका ओरिएंटेशन मतलब कि उसको अच्छे से सेट नहीं किया गया है और उसको अच्छे से ओरिएंटेट नहीं किया जा रहा है, तब आपको डेविएशन यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि हमने मोनोक्रोमीटर के अंदर देखा था, तो वहाँ पे प्रिज्म और ग्रेटिंग हमने जिस तरह से रखा था, तो मैंने बोला था कि क्या होता है, उसको जो है ओरिएंटेट किया जाता है कि रिफ्लेक्शन जो है दूसरे मिरर पर सही आए और वहाँ से एग्जिट स्लिट में से जो आपको रेंज का वेवलेंथ बाहर निकालना है वो इजीली आ सके। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन थी। अब हम देखते हैं कि केमिकल डेविएशंस के क्या क्या रीजंस होते हैं। सो केमिकल डेविएशन नाम से आपको कुछ ऐसे आइडिया आ गया होगा कि केमिकल डेविएशंस के अंदर ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन होते होंगे, तो हाँ, तो उसके अंदर केमिकल डेविएशन के अंदर सबसे पहले जैसे केमिकल जो भी अंदर स्पेसिस होती है, तो कई बार क्या रिएक्शन की वजह से वो स्पेसिस कम हो गई तो एब्जॉर्बेंस कम होगा, तो एब्जॉर्बेंस जितना होना चाहिए उससे कम हो रहा है मतलब कि नेगेटिव डेविएशन आएगा। और हो सकता है स्पेसिस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई रिएक्शन की वजह से, तो स्पेसिस बढ़ जाने के कारण एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा और वहाँ आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरे जैसे इसके अंदर रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल्स के अंदर एसिड बेस रिएक्शन होते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर हो सकता है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन टाइप के रिएक्शन हो। ठीक है, फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस अगर अंदर हो रहे हैं तो उसकी वजह से डेविएशन आती है। उसके बाद बात करें तो हो सकता है आप जो सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया तो सपोज आपका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला है। ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला आपने सॉल्यूशन लिया है, मोनोक्रोमेटर से आपका जो है रेडिएशन लाइट का यहाँ पे आ रहा है, तो क्या होगा, सब कुछ जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा मोस्ट ऑफ रेडिएशन और बहुत ही कम जो रेडिएशन है वो ट्रेवल करेगा कहाँ पे, डिटेक्टर के पास, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डेविएशन आएगा। मतलब अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे डिटेक्टर की सेंसिटिविटी जो रहती है, उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे आपको डेविएशन मिलेगा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब चलो आपने कहा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा हो रहा है तो आप कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो कर देते हो, मतलब कि वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आपने बना दिया, तो अभी सपोज आपका सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी डाइल्यूटेड है। ठीक है, अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम होता है, तो मोनोक्रोमेटर से जो आपका रेडिएशन यहाँ पे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जाएगा तो वो जो है यहाँ पे डाइल्यूटेड के अंदर बहुत ही कम पार्टिकल्स होते हैं, तो एब्जॉर्बेंस नियरली बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो भी रहता है ट्रांसमिटेड लाइट, तो जितना इंसिडेंट था नियर बाय उतना ही जो है यहाँ पे ट्रांसमिटेड में आते हुए डिटेक्टर के पास चला जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पे मेरा रेफरेंस यानी कि सॉल्वेंट रखा हो या फिर ब्लैंक का रीडिंग लिया हो, तो ब्लैंक और सॉल्वेंट का रीडिंग आप देखोगे और आपका सैंपल सॉल्यूशन का रीडिंग देखोगे तो नियरली आपको जो रहेगा उसको स्पेसिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि सॉल्वेंट का ब्लैंक का मतलब कौन सा यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि डाइल्यूटेड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं आपके सॉल्यूशन सैंपल की, तो कुछ भी एब्जॉर्ब इतना हो ही नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से ट्रांसमिटेंस आपको प्रॉपर यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये केमिकल यहाँ पे डेविएशंस जो थी यहाँ तक थी। ठीक है, तो हमारा डेविएशन का पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। हमने दो टाइप की यहाँ पे डेविएशंस देख ली। उसके बाद थियरी के साथ एक इक्वेशन जो है वो पूछा जाता है कि परसेंटेज टी इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 माइनस ए। तो ये इक्वेशन का जो है डेरिवेशन पूछा जाता है, तो किस तरह से है, तो देखो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू व्हाट, एब्जॉर्बेंस का क्या होता है ये मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था कि माइनस लॉग टी। ठीक है, अब माइनस लॉग टी है तो अगर माइनस को प्लस में करना है तो मैं इसको लॉग 1/t लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है इक्वेशन में परसेंटेज टी,
तो परसेंटेज टी को अगर मुझे लिखना है तो परसेंटेज टी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टी को जो है यहाँ पे अकेला करना है, तो टी को जो है ऐसे ही रख रही हूँ और 100 को जो है परसेंटेज टी के नीचे ले जा रही हूँ, तो परसेंटेज टी डिवाइडेड बाय 100 ये मिल गया। अब क्या करूँगी, इसको ये जो हमको टी का जो वैल्यू मिला है उसको मैं इस फॉर्मूला में, इस इक्वेशन में रख दूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू लॉग, देखो 1/t है, t नीचे की तरफ है, तो t की वैल्यू परसेंटेज t है, तो परसेंटेज t आपका नीचे रहेगा और 100 जो है वो ऊपर आएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि t क्या है यहाँ अपॉन में, ठीक है, डिवीजन में। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉग है 100 को पहले लेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद परसेंटेज टी को हम लिखेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू लॉग 100 माइनस लॉग परसेंटेज टी। देखो हमेशा याद रखना, जो भी अपर साइड हो लॉग के साथ तो उसको पॉजिटिवली चार्ज लिखना है और जो अपॉन में होता है उसको नेगेटिवली चार्ज लिखा जाता है, तो लॉग परसेंटेज टी। अब लॉग 100 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, तो यहाँ पे हम लॉग 100 की वैल्यू लिख देंगे 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे लॉग 10 होता तो लॉग 10 की वैल्यू होती 1, लॉग 1000 होता तो उसकी वैल्यू होती 3। ठीक है, तो क्या हुआ कि अभी यहाँ पे आगे अभी हमको इक्वेशन में लाना है क्या, परसेंटेज टी को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज माइनस लॉग परसेंटेज टी को इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, परसेंटेज टी इस तरफ आएगा और ए जो है वो यहाँ पे आएगा, तो जब इक्वल टू के इस तरफ परसेंटेज टी जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा लॉग परसेंटेज टी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस a। गॉट इट, तो यहाँ पे आपको 2 माइनस a मिल गया, लॉग परसेंटेज टी। अभी भी क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, एंटी लॉग, तो वो कैसे आएगा, अभी इस यहाँ पे लॉग नहीं, यहाँ सिर्फ परसेंटेज टी चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉग जो है उसको इस तरफ लेके जाएंगे, मतलब कि इक्वल टू के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग हो जाएगा, तो 1 अपॉन लॉग को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, एंटी लॉग। तो आपको जो है यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा, परसेंटेज टी इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 माइनस a। ठीक है, यहाँ पे हमको जो ये इक्वेशन लानी थी, जो ये फॉर्मूला था वो मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोटोमेट्रिक एरर्स, जो यहाँ पे देख रहे हो आप लिखा हुआ है, तो अभी हम इसकी तरफ जाएंगे। फोटोमेट्रिक एरर्स, देखो फोटोमेट्रिक एरर्स जो है वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है और ये जो रहता है लाइट रेडिएशन उससे रिलेटेड होता है। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम की जो विड्थ होती है और शेप ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्लिट की विड्थ पर। अगर स्लिट की जो विड्थ है अगर वो लिमिटेड से ज़्यादा होगी तो फोटोमेट्रिक एरर्स आते हैं। ठीक है, फिर स्पेक्ट्रम जो विड्थ है वो बढ़ गई तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे आपको एरर्स मिलता है। ओके, तो जैसे कि स्लिट की विड्थ की बात की जाए यहाँ पे, तो सपोज ये जो विड्थ है वो यहाँ पे कम है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कम दिया हुआ है। ओके, उसके बाद तो वहाँ पे आपको एब्जॉर्बेंस बैंड जो रहेगी वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। ओके, अब अगर मैंने विड्थ बढ़ा दी तो यहाँ से लाइट जो है काफ़ी यहाँ पे पास होगा, उसके बाद वहाँ पे आपको एब्जॉर्बेंस बैंड जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब स्लिट की विड्थ बढ़ जाएगी तो वो ब्रॉड हो जाता है, इसकी जगह पे आपको जो है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है, मतलब ओवरलैपिंग यहाँ पे हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको वहाँ पे डेविएशन आती है, प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो फोटोमेट्रिक एरर का एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड दिया हुआ है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की बात करें तो क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे रेडिएशन जो सैंपल सॉल्यूशन जो रहता है वहाँ से जो अनएब्जॉर्ब रेडिएशन जो डिटेक्टर के पास जाता है, तो डिटेक्टर में क्या होता है,
जो सेल यूज़ किया है, जो भी यूज़ किया है, तो कई बार वहाँ से जो है वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वापस उस तरफ आता है। या ऐसा भी होता है जो आपने स्लिट यूज़ की है, स्लिट का लेंस है या उसकी सरफेस से भी कई बार रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको फोटोमेट्रिक एरर्स यहाँ पे मिलता है। दूसरी बात की जाए कि जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात की जाए तो अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो मैंने लास्ट ही बोला था आपको कि उसके अंदर जो भी रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन जो भी आ रहा है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सब कुछ जितना यहाँ पे आपने एंटर किया था उतना ही बाहर निकल रहा है, तो नियरली I0 और ID जो है आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन एनर्जी की बात की जाए तो सॉल्यूशन जो रहता है, कोई भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर उसकी जो है एब्जॉर्प्शन एनर्जी होती है, अगर वो एब्जॉर्ब करने की एनर्जी 15 AMU से अगर बढ़ गई तो यहाँ पे आपको फोटोमेट्रिक एरर मिलेगा, ठीक है। और डिटेक्टर जो है आपको एक्यूरेट यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो ये ज़रूरी है कि जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो, जो भी सॉल्यूशन की, उसका जो एनर्जी रहता है 15 AMU से, एटॉमिक मास पर यूनिट, उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जो है इसका फोटोमेट्रिक एरर्स का, रीडिंग। जो रीडिंग आता है फोटोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो रीडिंग जो है वो किसके प्रपोजनल टू होता है, तो जो लाइट इंसिडेंस करती है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी डायरेक्टली प्रपोजनल टू होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ इफेक्ट आ रहा है रेडिएशन में या कुछ भी, तो उसकी वजह से आपको फोटोमेट्रिक एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है इतना ओवर होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।